जय हिंद। हमने अगले वीडियो में आपको श्वसन मार्ग के बारे में बताया था कि श्वसन मार्ग होता क्या है और श्वसन के कितने मार्ग होते हैं, और यह भी बताया था कि डायफ्राम क्या होता है, यह किसका बना होता है और यह सांस लेने और छोड़ने में कितना % मदद करता है, और यह किसके नीचे होता है। हमने यह भी बताया था कि फेफड़े का साइज कितना होता है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़े में कितनी पालियां पाई जाती हैं, और हमने उत्सर्जन के बारे में भी बताया था कि हम प्रतिदिन वायु के साथ कितने पानी का उत्सर्जन करते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ पैराडाइज। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए हमारा श्वसन पार्ट 3। अब देखिए इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस को हम श्वसन का दरवाजा भी कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो जो हमारा इपिग्लोटिस है यह श्वसन के दरवाजे को बंद कर देता है। क्या करता है? देखिए जब हम खाना या फिर पानी पीते हैं, जो हमारा इपिग्लोटिस है यह श्वसन के दरवाजे को बंद कर देता है। किसको बंद करता है? श्वसन के दरवाजे को, ताकि जो हमारा खाना और पानी है वो फूड पाइप के रास्ते से अमाशय में चला जाए। कहाँ चला जाए? फूड पाइप के रास्ते से अमाशय में चला जाए। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है ये इपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है। हम लोग नहीं कंट्रोल करते हैं कि इपिग्लोटिस हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तुम श्वसन मार्ग के दरवाजे को बंद कर दो। तो इसे कौन कंट्रोल करता है? इसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। देखिए डॉक्टर लोग और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खाना खाते समय न तो मोबाइल देखना चाहिए, न ही टीवी, और न ही किसी से बात करनी चाहिए। क्योंकि जब हम मोबाइल यानी जब हम टीवी देखते हैं तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? टीवी देखने में व्यस्त हो जाता है। अब ब्रेन हमारा टीवी देखने में व्यस्त है और हम इधर से खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। और हमारा एपिग्लोटिस कंफ्यूजन हो जाता है। जो हमारा एपिग्लोटिस है ये कंफ्यूजन में हो जाता है। अब वो ब्रेन से कहता है कि ए ब्रेन, हमको बताओगे वो क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है कि सांस ले रहा है, कि बताओगे हमको, हम किसका दरवाजा खोलें। तो हमारा एपिग्लोटिस पड़ जाता है कंफ्यूजन में। तो क्या करता है? वो श्वसन के दरवाजे को खोल देता है, यानी कि जो लंग्स है उसके दरवाजे को खोल देता है, और जो हमारा खाना है वो श्वसन यानी कि लंग्स दरवाजे पर लंग्स में हमारे श्वसन नली में आ जाता है। किस में आ जाता है? श्वसन नली में आ जाता है। तो जो हमारा फेफड़ा है वो कहता है कि अरे खाना आ गया, खाना आ गया, अरे एपिग्लोटिस तुम क्या कर रहे हो। एपिग्लोटिस जो है हमारा ये कंफ्यूजन में पड़ जाता है, और वो ब्रेन से कहता है कि ए ब्रेन, हमको बताओ कि अभी खाना आ रहा है कि हवा आ रहा है। जो हमारा एपिग्लोटिस है ये ब्रेन से कहता है कि ए ब्रेन, हमको बताओ ये खाना आ रहा है या फिर सांस आ रहा है। और हमारा ब्रेन क्या है? वो टीवी देखने में बिजी है। क्या देखने में बिजी है? टीवी देखने में बिजी है। और हमारा एपिग्लोटिस पड़ जाता है कंफ्यूजन में, और वह क्या करता है? वह श्वसन के दरवाजे को खोल देता है। जो एपिग्लोटिस है ये श्वसन के दरवाजे को खोल देता है, और जिसके कारण जो हमारा खाना है श्वसन नली में आ जाता है। तो हमारा जो फेफड़ा है वो देखता है, कहते हैं ये तो खाना आ रहा है, तो वो एपिग्लोटिस से कहता है कि ए एपिग्लोटिस, ये तो खाना आ रहा है, तो तुमको फूड का दरवाजा खोलना चाहिए, तो तुमने इसका दरवाजा खोल दिए। तो एपिग्लोटिस तो फेफड़े से कहता है कि हमको क्या पता, ब्रेन से हमने कहा तो ब्रेन तो बोल ही रहा रहता ना, वो हमको आदेश दे रहा था, हम तो सांस आ रहा है इसलिए हमने दरवाजा खोल दिया। तो हमारा जो फेफड़ा है वो खाने को ऊपर की ओर पुश करता है। क्या करता है? ऊपर की ओर ढकेलता है। तो जिसके कारण हमें खांसी आती है। क्या आती है? खांसी आती है। और हमारा ब्रेन जो बीजे था वो अलर्ट हो जाता है, यानी कि चौकन्ना हो जाता है। क्या हो जाता है? चौकन्ना हो जाता है, जिसके कारण हम पानी पीते हैं और हम नॉर्मल हो जाते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो चौकन्ना हो जाता है, फिर हम पानी पीते तो हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए हमें खाना खाते समय न तो मोबाइल देखना चाहिए, न ही टीवी, और न ही किसी से बात करनी चाहिए। अब देखिए श्वसन जो है ये हमारे 2 जगह होता है। जो हमारा श्वसन है ये 2 जगह होता है। पहला इसमें बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन को हम इंग्लिश में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए बाह्य श्वसन होता क्या है? जो हमारा जो गैस फेफड़े में रहती है, यानी कि जो गैस वो फेफड़े में रहती है,
उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। अब देखिए आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को हम इंग्लिश में इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए आंतरिक श्वसन होता क्या है। जो हमारा आंतरिक श्वसन है वो होता क्या है? जब हवा एल्वेली में आती है, जब हमारा ऑक्सीजन एल्वेली में आता है, तो एल्वेली में पहले से हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। जो हमारा एल्वेली है उसमें क्या होता है? हमारा ब्लड होता है। और जब हवा एल्वेली में आती है तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को उठाना। तो जब वो हवा एल्वेली में आती है तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन को लेकर हमारे सेल के माइक्रोकांडिया को देता है। किसको देता है? हमारे पूरे शरीर के सेल के माइक्रोकांडिया को देता है। किसको देता है? हमारे पूरे शरीर के सेल के माइक्रोकांडिया को देता है। तो जो हमारा माइक्रोकांडिया है यह क्रेब्स चक्र चलाता है। क्या चलाता है? क्रेब्स चक्र। अब देखिए क्रेब्स चक्र का नाम पड़ा कैसे? जो हमारा क्रेब्स चक्र है इसका नाम पड़ा कैसे? इसकी खोज एक क्रेब्स वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? एक क्रेब्स वैज्ञानिक ने की थी, जिसके कारण इसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ा। जो इसकी खोज वैज्ञानिक ने की थी जिसके कारण इसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ा। जब हमारा माइक्रोकांडिया क्रेब्स चक्र चलाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बनता है तो उसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर फेफड़े को दे देता है और फेफड़ा उसे बाहर कर देता है। क्या करता है? बाहर करता है। ये हमारा आंतरिक श्वसन होता है। अब देखिए आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन के सेल में भी श्वसन होता है। यानी जो हमारा आंतरिक श्वसन है उसके सेल यानी कोशिका में भी श्वसन होता है। अब देखिए हमारे सेल यानी कोशिका में दो जगह श्वसन होता है। किसमें होता है? दो जगह श्वसन होता है। पहला हमारा जीव द्रव्य और दूसरा क्या है? माइटोकांड्रिया। पहला हमारा जीव द्रव्य और दूसरा क्या है? माइटोकांड्रिया। देखिए जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसे अनाक्सिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्सिक श्वसन। जो हमारा देखिए ये हमारा जीव द्रव्य है, ये हमारा सेल है। ये क्या? हमारा सेल है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये हमारा जीव द्रव्य है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा जीव द्रव्य है इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसे अनाक्सिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्सिक श्वसन कहते हैं। अब देखिए हमारा माइटोकांड्रिया। जो हमारा माइक्रोकांड्रिया है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो हमारा माइटोकांड्रिया आप देख रहे हैं हमारा माइटोकांड्रिया, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। जो हमारा माइटोकांड्रिया है इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। अब देखिए जीव द्रव्य को हम अन्य और नाम से जानते हैं। जो हमारा जीव द्रव्य है उसको हम और अन्य नाम से जानते हैं। देखिए जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य को हम अनाक्सिक श्वसन भी कहते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसे अनाक्सिक श्वसन भी कहते हैं। और जीव द्रव्य हमारे कोशिका में होता है। किसमें होता है? कोशिका में होता है, इसलिए हम इसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। जो जीव द्रव्य है इसमें हमारा जीव द्रव्य में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। जो जीव द्रव्य है इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। किसको तोड़ा जाता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। अब देखिए हमारे जीव द्रव्य में कितने एटीपी पाए जाते हैं? 4 एटीपी पाए जाते हैं। कितने एटीपी? 4 एटीपी पाए जाते हैं। और एटीपी का पूरा नाम, अब हमारे एटीपी का पूरा नाम ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अब देखिए 4 एटीपी में से 2 एटीपी, जो हमारे 4 एटीपी हैं, 4 एटीपी में से 2 एटीपी एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं। जो 4 एटीपी हैं उसमें से 2 एटीपी हमारे ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और वो किस में तोड़ते हैं?
हमारे जीव द्रव में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? जीव द्रव में तोड़ते हैं, या फिर हम उसे प्रोटोप्लाज्मा में तोड़ते हैं, या फिर कोशिका द्रव में तोड़ते हैं, या फिर अनाक्षिक श्वसन में तोड़ते हैं। और इस तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? इस तोड़ने की क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब देखिए, ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज धन लाइसिस, ग्लाइको प्लस लाइसिस क्या हो जाएगा? ग्लाइको का ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना। इस तो ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दो एटीपी एक ग्लाइकोलाइसिस को तोड़ते हैं तो कुछ न कुछ तो बना होगा। जो हमारे दो एटीपी हैं, जब वो एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो हमारा कुछ न कुछ तो बनेगा ही। तो क्या बनता है हमारा? तो जब दो एटीपी एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो हमारा 2 पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? 2 पायरुविक एसिड बनता है। अब देखिए, जब 2 पायरुविक एसिड बनता है तो एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी होते हैं? जो हमारा एक पायरुविक एसिड है उसमें कितने एटीपी होते हैं? इसमें हमारे 18 एटीपी होते हैं। कितने होते हैं? 18 एटीपी होते हैं। तो 2 पायरुविक एसिड में कितने एटीपी होंगे? 2 पायरुविक एसिड में कितने एटीपी होंगे? तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 पायरुविक एसिड में 18 गुणे 2 बराबर 36 एटीपी बनेंगे। क्या होंगे? 36 एटीपी होंगे। अब देखिए, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत घमंडी होता है। क्या होता है? बहुत घमंडी होता है। यह जीव द्रव्य से कहता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये जीव द्रव्य से कहता है कि अगर तुम हमें 38 एटीपी दोगे तभी हम ग्लूकोज बनाएंगे। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है यह जीव द्रव्य से कहता है कि अगर तुम हमें 38 एटीपी दोगे तभी हम ग्लूकोज बनाएंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहता है जीव द्रव्य से। तो हमारा जीव द्रव्य जो है उसके पास 36 एटीपी है। अब वो 38 एटीपी देगा कहाँ से? अब उसके पास 36 एटीपी है, अब वो 2 एटीपी और कहाँ से देगा? तो जो जीव द्रव्य में 4 एटीपी थे, 4 एटीपी में से 2 एटीपी मिलकर ग्लूकोज तोड़े, और ग्लूकोज में से 2 पायरुविक एसिड बने, और 2 पायरुविक एसिड 18 एटीपी बने। 18 एक पायरुविक एसिड में 18, तो 2 पायरुविक एसिड में 18 गुणे 2 मतलब 36 एटीपी। तो हमारा 2 एटीपी बचा था। तो मैं जीव द्रव्य जो है वो क्या करता है? वो 36 एटीपी में 2 एटीपी और जोड़ देता है, तो हमारा क्या हो जाता है? 38 एटीपी हो जाता है। तो जीव द्रव्य उस 38 एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है। फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उस 38 एटीपी को लेकर क्रेब्स चक्र चलाता है। क्या चलाता है? क्रेब्स चक्र चलाता है, जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी कि हमारे शरीर को शक्ति प्रदान होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है।